क्लास शुरू जाए। क्लास है सेंस ऑर्गन के बारे में, और सेंस ऑर्गन किसको कहते हैं इसके बारे में आप आज जाने। वैसे ऑर्गन जो किसी पार्टिकुलर इलाका पे या पार्टिकुलर साइट पे पाया जाता है और रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, उसको कहते स्पेशल सेंसेस का ऑर्गन या ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस। इसमें कम से कम चार जो है वेल डेवलप्ड है, और उसका नाम हम बता सकते हैं या देखते हैं। एक ईयर है, दूसरा आई है, तीसरा नोज है, और चौथा टंग है। हम लोग को जो हमेशा ध्यान रखना है स्टिमुलस किसे कहते हैं, स्टिमुलस क्या बात करते हैं। थोड़ा सा जब हम शुरू किए थे क्लास पहले तो बताए थे आपको कि वैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस को स्टिमुलस कहते हैं जो अचानक हो जाता है और इसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हैं। स्टिमुलस क्या है? इन्वायरमेंटल चेंजेस। सिंपल सा बात है। अगर कोई पूछे कि स्टिमुलस क्या है, या अगर आपके दिमाग में है कि स्टिमुलस क्या है, तो आराम से बताना स्टिमुलस क्या है। इन्वायरमेंटल चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले शुरू करते हैं ईयर के बारे में। ईयर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो ईयर होता है करीब करीब कुछ परिवर्तन ईयर है वैसा ही, और दूसरे जो मैनर्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। हम लोग पहले की क्लास में भी पढ़े हैं और आगे भी हम पढ़ाएंगे कि मैनर्स किसको। मैनर्स जो है ना, एनिमल का वो ग्रुप है जिसमें कम से कम 4-5 जो है ना कैरेक्टर तो आप जान ही सकते हो या जानते हो। इसमें पहला कैरेक्टर क्या है? तो हेयर्स हो, बॉडी सरफेस पर हेयर हो, बाहरी जो है ना कान हो मतलब पीना हो, ये लोग ये लोग हो। तीसरा अगर बात करें तो बच्चों को जन्म देता हो, बर्थ ऑफ बेबी। और चौथा अगर बात करें, आराम से बता सकते, फोर्थ जो उसका कैरेक्टर है वो है बच्चों को दूध पिलाता है। इनमें से कुछ एक कैरेक्टर अगर मिलता है किसी एनिमल की तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनर्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो ईयर ऑफ ह्यूमन या दूसरे मैमल्स का है उसमें थोड़ा सा जो है अंदर अब जो हम जाते हैं तो इसमें ये 3 पार्ट्स में बटा होता है। इंक्लूड फॉलोइंग 3 पार्ट। इसमें 3 पार्ट्स होता है जो भी है आपका। पहला है एक्सटर्नल ईयर। गुड आफ्टरनून ईयर सर। प्रणाम है। ठीक है बाबू, बोलो नहीं, कुछ पूछना है तो बाद गुड में बात आफ्टरनून। करेंगे। अब ठीक है, रखो रखो। एक्सटर्नल ईयर है ना, पहला है एक्सटर्नल ईयर। दूसरा है कोई का भी ईयर है, मनुष्य का हो या दूसरे मैमल का हो, उसको कम से कम 3 भाग में तो बांट ही सकते हो। दूसरा है मिडिल ईयर, और थर्ड है इनर पार्ट या इंटरनल ईयर। ईयर जो बच्चे बाद में जुड़े हो उसको एक बार देख लेना, बड़ी आसान है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना स्पेशल सेंसेस का की शुरुआत किए हैं। स्पेशल सेंस ऑर्गन बताए थे। वैसे ऑर्गन को सेंस ऑर्गन कहते हैं जो जो स्टिमुलस को रिसीव करता है और क्या कहता है, उसको जो है आपको अनुभव कराता है। अब स्टिमुलस जो होता है उसके बारे में भी अभी आपको बताया कि वैसे वैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस या सिंपल बोलो चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस को जो रिसीव करता है आपके बॉडी का ऑर्गन उसको कहते हैं सेंस ऑर्गन। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं
ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस, ऐसा नाम क्यों पड़ा? हम बताए थे कि ये पार्टिकुलर साइट पर पाया जाता है और इसमें चार जो है ना प्रमुख है हम लोगों ने और नामों प्रति, ईयर, आई, नोज और टर्न। हम लोग उसमें शुरू किए थे पहला ईयर ऑफ ह्यूमन या दूसरे मैमल। सबने करीब करीब जो है ना तीन पार्ट में उसको बांटा जाता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। अब जो है हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल ईयर का बात। पहला एक्सटर्नल ईयर का बात। एक्सटर्नल ईयर में हम अंदर जाएं, इसके पहले हम एक फिगर से आपको दिखाना चाहेंगे कि एक्सटर्नल ईयर का बाद क्या होता है। ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है या एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर में भी हम लोग कम से कम तीन बार तो आराम से बता सकते हैं। एक तो सबसे बाहरी ये जो है, जो आपको नजर आता है, इसका नाम है पिन्ना। ये आपका पिन्ना है। पिन्ना है। दूसरा जो है, जो आपको नजर आता है एक ट्यूब नुमा रचना, इसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर या मीटर्स को ही हम लोग कैनाल भी कहते। कैनाल, पतला सा नली। और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है, जो अलग करता है अंदर से, ये है टिम्पैनम या ड्रम जिसको बोलते हैं। टिम्पैनम। ये तीन हिस्सा में कम से कम एक्सटर्नल ईयर को आराम से आप बांट सकते हैं। पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर या कैनाल, और अगला है टिम्पैनम। ये जो आपका कैनाल है, इसमें अंदर में जो है ना एक लेयर होता है इस तरह से, जिसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, थोड़ा बाहर से छोड़ के, जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। और ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, इसी ग्लैंडुलर सेल्स से वैक्स निकलता है, जिसको ईयर वैक्स कहते हैं हम, या आप लोग अपने भाषा में कंधुआ जिसको बोलते हो, वो यहाँ से निकलता है। और ये एक प्रोटेक्टिव मीजर है। हम लोगों को जो है बैक्टीरिया से, कान को बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या धूल कण से बचाता है। और हम लोग इसको सेगमेंट कहते हैं बायोलॉजी में, या ईयर वैक्स कहते हैं। इस पर ऐसे, इस लेयर पर ऐसे इसका होता है, यह होता है। ये है सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। अब आपको अभी हम बताएं कि वो जो लेयर है उसमें क्या होता है, थोड़ा ग्लैंडुलर सेल्स होता है, जिसको हम टेलुमिनस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये यहाँ पर जो है ना, ये ग्लैंडुलर सेल्स है। ग्लैंडुलर सेल्स है जो बनाता है टेलुमिनस ग्लैंड को। तो आपके बॉडी में टेलुमिनस ग्लैंड जो है वो कहाँ पाया जाता है, आराम से बता देना। वो आपका जो एक्सटर्नल और मीटर्स है, उसके इंटरनल लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलुमिनस ग्लैंड्स बोलते हैं। और उससे जो निकलता है उसको टेलुमिन बोलते हैं। और उसी को हम टेलुमिन को ही क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं। देखो, ये जो पिन्ना है, पूरा को तो पिन्ना बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम और बताना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा करते हैं, इसको पिन्ना को ऊपर अगर लिख दे या साइड से लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पूरा पिन्ना है, पूरे को पिन्ना कह रहे हैं। अब इसी में थोड़ा सा ईयर लोब का कंफ्यूजन आता है।
बच्चा पूछता है कि ईयर लोब किसको बोलेंगे। ये जो नीचे में लटका हुआ ये जो हिस्सा है इसको ईयर लोब कहते हैं। तो ईयर लोब जो है वो आपका एक तरह से पार्ट है पिन्ना का। पूरा जो है ये इसका एक छोटा सा ये नीचे है, ये जो हिस्सा है ईयर लोब है, और उसी में देखिएगा छोटा छोटा क्या होता है डिफरेंस एरिया होता है, झुका हुआ एरिया होता है। ये आपका था एक्सटर्नल ईयर के बारे में। एक्सटर्नल ईयर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसमें पिन्ना है और कौन है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। ये दो प्रमुख पार्ट है। टिम्पैनम जो है वो बाउंड्री लाइन है जो अलग करता है एक्सटर्नल ईयर को किसके साथ, मिडिल ईयर के साथ। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं। पहला हम लोग एक्सटर्नल ईयर, तो उसमें फिगर आपको समझा दिए थे। इसमें थोड़ा आप लिखने का बात करते हैं। ईयर, एक्सटर्नल ईयर है क्या। तो आपको बताए थे कि ईयर को हम लोग तीन भाग में बांटते थे, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। और आपके दिमाग में आएगा कि एक्सटर्नल ईयर किसको कहेंगे, अपने भाषा में लिखिए क्या। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इट लाई ऑन द बॉडी सरफेस, कान का वो हिस्सा जो बॉडी सरफेस पर पाया जाता है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इट लाई ऑन द बॉडी सरफेस, आउटसाइड ऑन द कर लो, आउटसाइड, ठीक है। तो ये जो होता है आपके इट लाई आउटसाइड ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है। बाहर होता है, बॉडी सरफेस पर पाया जाता है। अब इसमें होता क्या क्या है, तो अगला पॉइंट में कंसिस्ट ऑफ, पहला है इसमें भी पिन्ना, और दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर या कैनाल, ठीक है। अब इसमें दो चीज तो एकदम दिमाग में रखिएगा, इसमें दो ही प्रमुख है। तो आप बोलेंगे सर तो उसके बारे में भी आप बताएं कि वो होता है एयर ड्रम होता है। एयर ड्रम जो होता है वो आपका इसका बाउंड्री वाल है, उसको अलग करता है किसके साथ, इंटरनल ईयर के साथ, और सॉरी मिडिल ईयर के साथ इसको अलग करता है, किसको, एक्सटर्नल ईयर से। तो उसको हम लोग किसी का पार्ट नहीं मानते, ना इसका पार्ट मानते और ना मिडिल ईयर। ऐसे शुरुआत मिडिल ईयर से भी करते हैं उसको, लेकिन वो जो है ना बाउंड्री वाल है, तो उसको अलग से हम देख लेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर जब है वो जहाँ पर खत्म होगा वहां पर तीन पैनल होता है। तो खैर, अब हम बात करते हैं पिन्ना की। पिन्ना जो है किसी को एक और नाम से जानते हैं, ऑरिकल, इसको एक और नाम से हम जानते हैं ऑरिकल। पिन्ना को ही हम ऑरिकल भी कहते हैं। ऑरिकल का मतलब होता है क्या, ऑरिकल पूरा ऑरिकल, ऑरिकल का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप जो है ना वो एक स्ट्रक्चर होता है, खाली जगह होता है। ये चूंकि पिन्ना जो है ना उसका एक और नाम हम पुकार सकते एक और नाम से उसको, और वो है ऑरिकल।
नेक्स्ट है ये होता कहाँ है। तो हम आपको बताए थे कि मैमल्स जो है ना किसको बोलते हैं, किस एनिमल को मैमल्स बोलते हैं। तो आप आराम से बता सकते हो कि वैसे एनिमल जिसमें कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। उसमें एक कैरेक्टर आपको बताए थे प्रेजेंस ऑफ पिन्ना, पिन्ना का पाया जाना, ईयर लोब का पाया जाना। लेकिन सारे के सारे मैमल्स में ये नहीं होता है। तो अभी वर्तमान में आप यही कह सकते हो प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट, कुछ में नहीं पाया जाता है, एक्वेटिक मैमल। एक्वेटिक मैमल्स को छोड़ दीजिए, जैसे व्हेल है, व्हेल भी मैमल्स है लेकिन उसमें नहीं पाया जाता है। डॉल्फिन, मैं तो लिख देते हैं एक्सेप्ट एक्वेटिक, लाइट, लाइट, व्हेल एंड डॉल्फिन, ये दोनों मैमल्स हैं लेकिन ये वाटर में पाए जाने वाले मैमल्स, इसको एक्वेटिक बोल रहे हैं, एक्वाटिक, हाँ पानी में रहने वाले मैमल, व्हेल्स और डॉल्फिन, जिनके जो मैमल्स तो हैं लेकिन उनमें कान नहीं पाया जाता है। बाकी जो भी जिसको भी देख लो इस संसार में, वो जो है ना आपको क्या है, मैमल अगर है तो उसमें कान पाया जाता है। अर्थात कह सकते हो कि पिन्ना का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मैमल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम। अगर इसको, अगर आगे हम स्ट्रक्चर के बारे में कहें तो ये जो है ना इरेगुलर शेप का होता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई निश्चित जो है ना शेप है, किसी का बड़ा भी होता है किसी का छोटा हो जाता है। तो इसका जो शेप होता है और इरेगुलर शेप पर, अगला बात, फिर जो नेक्स्ट जो बात है ये बना किसका होता है। तो अगर आप पिन्ना को छुए, पिन्ना को देखें तो देखे होंगे ऊपर का जो ये हिस्सा होता है थोड़ा थोड़ा सा हार्ड होता है नीचे की तुलना में। और ये जो है आपको छूने पर लगता है कि कुछ है जो सॉफ्ट है और हार्ड भी है। शायद आप थोड़ा सा भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होंगे, तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसी में स्केलेटल टिश्यू आता है। और स्केलेटल टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार का आप लोग पढ़े होंगे, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। ये जो है, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है पिन्ना का, ये कार्टिलेज है। और चूंकि ये मुलायम है, आराम से मुड़ता है, इसलिए ये क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज है। और बाकी जो है, ठीक है, इसमें आपका देखिएगा नीचे वाले हिस्से में कार्टिलेज नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका ऐसे ही स्किन जैसा है करीब। तो इसका कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एंड कनेक्टिव फाइबर except all sides, connective fiber except ईयर लोब, ईयर लोब को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो साइट होगा उसमें इसका क्या पाया जाता है, ईयर लोब समझ रहे हो ना। अगर कोई पूछे कि ईयर लोब क्या है, तो ये जो लोअर पिन्ना का जो लोअर जो है नीचे का हिस्सा है, लोअर इंड जो है उसी को बोल रहे हैं लोअर इंड। मैं तो लिख देते हैं हम, लोअर इंड जो है पिन्ना का उसी को बोल रहे हैं क्या भाई, ईयर लोब। तो हर जगह पर इलास्टिक कार्टिलेज और कनेक्टिव फाइबर्स होता है, केवल कहाँ छोड़कर, ईयर लोब जो है उसको छोड़कर। अब
इसमें जो है ना, देखिएगा ऐसा छू के देखते हैं अगर आप, तो इसमें जो है ना छोटा छोटा कैविटी होता है, जगह होता है, ऐसे ऐसे धसा जैसा, इसको कौन की कहते हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट बात में लिखते हैं, ऑफ इरेगुलर शेप एंड, इसी में लिख लो, एंड कंटेन कंटेन छोटा डिप्रेस एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन की कैविटी, स्मॉल कैविटी होता है, स्मॉल कैविटी फॉर कॉन्की कॉन्की। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज याद रखना है। पिन्ना क्या है, सबसे आउटर मोस्ट है पार्ट ईयर का, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ये सभी मैमल्स में होगा, एक्वेटिक मैमल्स में नहीं होगा। दूसरा इसका शेप क्या है, इरेगुलर है, लेकिन इसमें स्मॉल कैविटीज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉन्की कहते हैं। और अगर आगे बढ़े इसमें हम, तो इसमें एक और चीज लिखे हम, कि ये जो होता है बना किसका होता है, तो कनेक्टिव ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और कनेक्टिव फाइबर का बना होता है। लेकिन नीचे के जो हिस्सा है जिसको ईयर लोब कहते हैं, वहां पर कनेक्टिव फाइबर या थोड़ा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कार्टिलेज तो एकदम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, चलिए, ये तो आपका पीना के बारे में करीब करीब हो गया कि ये होता कैसा है, क्या करता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये करता कैसे है, काम कैसे करता है। शायद आपको याद होगा, देखे होंगे तो घर में अधिकांश मैमल्स को देख लो, ये क्या करता है, कान को आराम से घुमाता है, मतलब मूवेबल होता है। लेकिन मनुष्य जो है, वो आपका मूवेबल उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो मनुष्य को छोड़कर, मैन को छोड़कर, ह्यूमन को छोड़कर बाकी जो भी मैमल्स होंगे, इन सारे मैमल्स में ये जो होता है पिन्ना, वो क्या होता है, मूवेबल होता है, ये राउंड करता है, घूमता है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, इमूवेबल, मूवेबल in man, but movable in other mammals। दूसरे जो मैमल्स होंगे उसमें मूवेबल होता है। किसी को देख लो आप, डॉग को देख लो, या आप एलिफेंट को देख लो, या आपके यहाँ काऊ होगा, बफेलो होगा, किसी को भी देखो उसमें ये मूवेबल होता है। हम लोग में, मनुष्य में जो है वो कैसा होता है, इमूवेबल होता है। नेक्स्ट बात अगर करें, तो इसमें पूछता है कि आखिर ये मूव करता कैसे है, कैसे मूव करता है, अपने हवा से मूव करेगा, या जो है ना कुछ होता है इसके लिए स्पेशल, तो शायद आप जानते होंगे कि हम लोग में यहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन एक नॉब जैसा होता है। और उन लोगों में देखिएगा जिनमें ये कान मूव करता है, तो वहां पर जो है ना एक स्पेशल, यहाँ पर एक फाइबर पाया जाता है, मसल्स पाया जाता है, मसल्स का वो बैंड पाया जाता है, जिसको ईयर मसल्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ईयर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। इसमें जो मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ईयर मसल्स होता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ईयर मसल्स किसमें पाया जाता है,
और किसमें नहीं होता है। तो जिसमें भी कान जो है मूव करेगा उसमें तो वेल डेवलप होगा ईयर मसल। ईयर मसल का काम है क्या करना, मूवमेंट देना, मूवमेंट से ऑफ पिन्ना करना। लेकिन हम लोग में अभी जो है ना मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, इसलिए कहा जाता है कि हम लोग में जो ईयर मसल्स होता है वो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन होता है या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है। ईयर मसल ऑफ मैन are considered as vestigial structure। या लोग और भी लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको भी आप दिमाग में रखें, नोट करें। मनुष्य में ईयर मसल्स का क्या स्थिति है। तो हम लोग में ईयर मसल्स जो है वो कैसा माना जाता है, वेस्टिजियल माना जाता है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर माना जाता है। ऑर्गन का बात छोड़ दो, केवल स्ट्रक्चर तक ही रहेगी, कुछ स्ट्रक्चर, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आगे बढ़े हम। तो ये था पिन्ना के बारे में। काम क्या करता है, पूरा का पूरा जब काम हम शुरू करेंगे एक साथ पढ़ा देंगे एक्सटर्नल ईयर का क्या वर्क है, फंक्शन है। ये पिन्ना के बारे में आइडिया था, पिन्ना जो है ना क्या है तो बताया आपको। इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ दीजिएगा। फिलहाल इसको पिन्ना को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और दूसरा शुरू करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर या कैनान, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर या कैनान। इसके बारे में आपको बताया थे कि ये पिन्ना से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म हो रहा है भाई, ईयर ड्रम पर या जिसको टिम्पैनम बोल रहे हैं वहां पर जाके समाप्त होता है। अर्थात कह सकते हो कि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लिख लेते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर of about 2.5 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होती है इन लेंथ, इसकी लंबाई का बात अगर करें तो करीब करीब ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसलिए कई बार जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ज्यादा लंबा नुकीला चीज या लंबा चीज जो है ना अंदर कान के अंदर करते तो टिम्पैनम जो है ना वो जाकर मार खा जाता है, टिम्पैनम पर ऐसे समस्या हो जाती है। अब इसमें होता क्या क्या है, ठीक है, तो आपको हम बोले थे, बताया थे लाइंड बीट, लाइन समझ गए होंगे अंदर से। हाँ, बायोलॉजी में लाइनिंग या कवरिंग जो होता है, ध्यान रखिएगा, एक तो अलग से साइड में कहीं पर कर देंगे, सीधे बनाएंगे वहां पर कर देंगे लाइंड बीट सेरुमिनस ग्लैंड या ग्लैंडुलर सेल्स responsible for secretion of cerumen, also called earwax। सन हुआ, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल और मीटर्स में क्या है भाई, कोई पूछे तो आराम से बता देना। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट 2.5 सेम लेंथ। इसको और लंबा चौड़ा लिख सकते थे कि स्टार्ट फ्रॉम
या स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्या पिन्ना एंड इंक्स एट द कहाँ टिम्पैनम। लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं है, फिगर में आपको समझा चुके हैं, आप दिमाग में रखिएगा। ये शुरू कहाँ से होगा, तो पिन्ना के बीचों बीच से करीब करीब, माने पिन्ना के बीच से शुरू होता है, पिन्ना के सेंटर से करीब करीब शुरू होता है। और इसकी लंबाई कितनी है भाई, 2.5 सेंटीमीटर है। इसमें क्या पाया जाता है, सेरुमिनस ग्लैंडुलर सेल्स पाया जाता है या सेरुमिनस ग्लैंड पाया जाता है, जो किसको सिक्रीट करता है, सेरुमेन को, और उसी को हम ईयर वैक्स भी कहते हैं। ये आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के बारे में हम बता रहे हैं। कोई दिक्कत अगर है तो पूछिए। अब हम इतना जानने के बाद ये तैयार हो चुके हैं कि एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन क्या है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा रहेगा, और उसके बाद हम बात करते हैं फिर से। बात करते हैं फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। बात करते हैं फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन का बात करते हैं। एक्सटर्नल ईयर में दो चीज प्रमुख था, एक पिन्ना था और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर था। अर्थात जो भी फंक्शन होगा वो इन्हीं दोनों का होगा प्रमुख। पिन्ना का काम क्या है, पिन्ना जो है ना वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है और उसको कंसंट्रेट करता है। अर्थात कह सकते हो कि जिस तरह से हमारे यहाँ जिस टीवी एंटीना होता है या एंटीनाज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो साउंड को जो है ना रिसीव करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े टावर है, उसमें भी छोटा सा एंटीना जैसा ऐसे लगा होता है। वो करते क्या है भाई, तो उसको साउंड को रिसीव करते हैं, उसका उसके लिए तो वेव बोलना ज्यादा अच्छा है। उसका जो वेव है, ये हमारा टीवी चलने वाला है, रेडियो वेव्स वगैरह जो होते हैं, उसको क्या करता है, वो रिसीव करता है और हमको जो है ना कंसंट्रेट करके हमारे टीवी के ऑर्गन तक पहुंचा देता है, टीवी तक पहुंचा देता है। इसी तरह से हमारे कान का जो पिन्ना होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है क्या करना, साउंड को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके उसको क्या करना, कंसंट्रेट करना। तो देखते हैं फंक्शन में पहला पिन्ना responsible for collection of sound from environment and concentrate it। उसको कंसंट्रेट कर देता है, इसलिए हम बढ़िया से सुन पाते हैं। अर्थात अगर पिन्ना मैनर का न रहे तो उसको सुनने में थोड़ा दिक्कत तो होगा। क्या लिखे थे, पिन्ना रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड कंसंट्रेट इट। ठीक है, उसको कंसंट्रेट कर देता है, उसको सुनने में, साफ साफ सुनने में मदद करता है। दूसरा बात है, आप देखे होंगे, हम लोग में तो नहीं होता है ऐसा, जो दूसरे मैमल्स हैं, जैसे आपका गाय भैंस है या डॉग वगैरह है, इन सब में देखिए क्या क्या होता है, ये जो है ना पिन्ना जो है, ये आराम से जो है ना घूमता है ऐसे ऐसे, ये रोटेट करता है कुछ हद तक। पूरा तो कंप्लीट रोटेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मूव करता है। और इससे फायदा क्या होता है, ये हमको ये बताता है कि साउंड का डायरेक्शन कहाँ है। तो ये कह सकते हैं, ये डिटेक्ट करता है साउंड का। अर्थात मान लीजिए हम आंख बंद कर लेते हैं और पिन्ना अगर रोटेट कर रहा है, या पिन्ना हम लोग का, अगर आप ठीक से ध्यान करें पिन्ना पर, तो आप देखिएगा ये पता लग जाता है हमको कि साउंड आ किधर से रहा है। कई बार आप जो सुनते हो तो बताते हो, अरे साउंड इधर से आ रहा था यार, तो कोई बोला नहीं इधर से नहीं यार, हमको तो लगा कि इधर से आ रहा है। तो ये जो साउंड का जो आपका डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कौन बताता है, पिन्ना बताता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा,
The pinna detects direction of sound। जो पिन्ना होता है वो क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ द साउंड करो, ऑफ द साउंड। ऊपर में क्या लिखे थे कि पिन्ना जो है वो साउंड को क्या करता है, रिसीव करता है। कलेक्शन ऑफ द साउंड, कलेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड कंसंट्रेट, रिसीव करता है और उसको कंसंट्रेट करता है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, पिन्ना जो है ना डायरेक्शन बताता है किसका, साउंड का, किधर से साउंड आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका एक और काम है। अगर आप हाथी वगैरह में देखे होंगे, हाथी क्या करता है, अपने कान को ऐसे ऐसे हिलाते रहता है। उससे दो फायदा होता है। एक तो माना ये जाता है कि उसके जो उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो बड़ा सा हेड है, उसको वो हवा जैसा देता रहता है। इससे क्या होता है कि कुछ हद तक कूलिंग प्रोसेस होता रहता है। आप भी हाथ को ऐसे हिलाते हो थोड़ा बहुत तो हवा तो हमको लगता ही लगता है, और वो अपने कान को बजाते जो है ना ऐसे ऐसे, चब्बर जैसा, चब्बर जिसको बोलते हैं, चब्बर बोलते थे जिससे हौका जाता था पंखा, उसके जैसा ऐसे ऐसे हिलाते रहता है। तो कुछ हद तक शायद उसके ये जो रीजन है, हेड के जो रीजन है, वो ठंडा होने में मदद करता होगा शायद। और एक चीज और है, हम क्या बोलोगे सर हम लोग में तो नहीं है, तो हम लोग का दिमाग कैसे ठंडा रहे। लेकिन देखो यार, ये जो है ना, ये एरिया जो है, ये एरिया को, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, हीट रेडिएशन उतना ज्यादा होगा। आप शायद जानते होंगे, ठंड के मौसम में हम लोग क्या होते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं। कारण क्या होता है, आपका मन नहीं करता सिकुड़ने का, लेकिन लगेगा कि सिकुड़े हुए जैसे हम हो रहे, तो अच्छा महसूस होता है। कारण क्या होता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जितना ज्यादा गोलाकार होंगे हम, हमारा सरफेस एरिया उतना कम होता जाएगा, और सरफेस एरिया जितना कम होता जाएगा, हमको दिक्कत उतना कम होगा। मतलब हीट रेडिएशन उतना कम होगा। तो ठंड के मौसम में अगर हम गोलाकार हो जाते हैं तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो हीट का रेडिएशन कम होता है बॉडी से, तो हमको ठंड कम लगता है। लेकिन गर्मी में उल्टा होता है। गर्मी में आप अगर सिकुड़ के बैठते हो तो क्या होता है, आपको गर्मी ज्यादा लगता है। तब आप क्या बोलते हो, और जो अगल बगल में कोई लोग हो तो बोलते हैं आराम से थोड़ा सा हटो यार, फैल के बैठने दो। तो फैला के बैठते हो शरीर को, क्यों बैठते हो कि सरफेस एरिया बॉडी का क्या हो जाए, बड़ा नजर आए या बड़ा रहे, और हीट का रेडिएशन सब जगह से होता रहे। तो खैर, हम क्या बोल रहे थे कि शायद पीना क्या करता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और इससे आपका क्या होता है, हीट एनर्जी जो है सो बॉडी से निकलता है, और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है ना रेगुलेट कर होता है। तो लिख सकते हैं, द पिन्ना is only रेगुलेशन ऑफ बॉडी हीट या बॉडी टेम्परेचर, इसको हीट क्यों लिखो, बॉडी के लिए टेम्परेचर का शब्द ज्यादा अच्छा है। टेम्परेचर बाई अलाइंग रिलीज ऑफ एनर्जी। इससे क्या होता है, एनर्जी निकलता है या टेम्परेचर निकलता है, हीट निकलता है। हीट एनर्जी ठीक नहीं लग रहा है, ऑफ हीट एनर्जी कर, हीट निकलता है, हीट एनर्जी तब ज्यादा चलेगा, है ना। ये फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड। तो पीना जो है वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। कैसे, इससे हीट जो है ना वो रेडिएट होता है, निकलता है बाहर, रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। ये तो पीना का तीसरा काम हो गया।
अब आगे अगर बढ़े तो पीना का कोई खास रोल नहीं है। ये आप नहीं कह सकते हो कि ये चश्मा टांगने में मदद करता है, ये भी आप नहीं कह सकते हो कि ये जो है ना वो मास्क लगाने में मदद करता है। वो बात खत्म है, वो बात जो है ना हम लोग इसका इससे ले रहे हैं बेचारे से इसका काम, वो काम इसका नहीं है। इसके अगर बायोलॉजी में अगर बात किया जाए तो इसके प्रमुखतः 3 काम है आपके बॉडी में पिन्ना का, इस पिन्ना का। पहला काम क्या? साउंड को रिसीव करना और उसको कंसंट्रेट करके क्या करना? मिडिल ईयर को दे देना। दूसरा, ये क्या करता है? साउंड के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, साउंड किधर से आ रहा है ये बताने में या पता लगाने में हमको मदद करता है। और तीसरा जो पिन्ना का काम है, ये क्या करता है? शायद हम लोगों में ज्यादा तो नहीं है बढ़िया भरा, लेकिन ये क्या करता है? हीट जो एनर्जी है उसको रिलीज करने में मदद करता है बॉडी से। और इससे शायद या शायद क्या अधिकांश में ये क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर या बॉडी हीट होता है। ये 3 काम हो गए इसके पिन्ना का। अब हम लोग बात करते हैं चौथा काम किसका भाई? एक्सटर्नल ईयर का। चौथा में आओ तो जस्ट पिन्ना के अंदर में एक पतला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था 2.5 सेंटीमीटर लंबा, जिसका नाम था एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। अभी हम लोग पढ़े थे। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर जो है ना वो क्या करता है? कंडक्ट करता है द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर कंडक्ट साउंड। अब यहां पर आते साउंड को क्या करता है? कंडक्ट। तो बोलेंगे फ्रॉम टिम्पैनम, ठीक है? पिना से टिम्पैनम तक साउंड को ले जाने का काम करता है। टिम्पैनम आपको बताया है और पढ़ेंगे भी हम लोग। टिम्पैनम कहते हैं ईयर ड्रम को, जो मिडिल ईयर के शुरुआत में पाया जाता है और एक्सटर्नल ईयर के अंत में पाया जाता है। अब और क्या इसका है, ठीक है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको हम बताएं तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर जो होता है उसके अंदर का जो लेयर होता है या अंदर का जो लाइनिंग होता है, जैसे मकान में प्लास्टर होता है अंदर का, ऐसे ही उसमें भी अंदर से लाइनिंग था। और वो था किसका? सेरुमिनस ग्लैंडुलर सेल्स का या सेरुमिनस ग्लैंड का। वो क्या करता था? सेरुमेन देता था या ईयर वैक्स देता था। और ये जो ईयर वैक्स है वो क्या करता था? रोकता है किसको? डस्ट पार्टिकल्स को। और प्लस ईयर को इन्फेक्शन से भी बच जाता है कुछ हद तक। तो कह सकते कि प्रोटेक्ट करता है ईयर को। तो लिख सकते हैं कि द सेरुमेन और ईयर वैक्स, ईयर वैक्स कहाँ पाया जाता है बाबू? कोई पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है तो आराम से आप बताना, ये हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में पाया जाता है, ठीक है? फिल्टर filters out dust particles, यहाँ पर also protects from microorganisms dust particles of air। इसीलिए जब शुरुआत में हम देखते हैं, शुरुआत में जब हम देखते हैं वैक्स जो निकलता है वो आपका जो है ना मटमैला रंग का होता है, थोड़ा कम। लेकिन जैसे जैसे जो है ना वो आपका पुराना होता जाता है वो डार्क रंग का होता जाता है, ब्लैकिश रंग का होता जाता है। कारण क्या है कि जो जो आपका धूल कण है
हवा में, वो जाकर उस पर जम जाता है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? तो घर में कभी आप देखिएगा, रूम आपका कितना भी अंदर हो, किताब हो या कोई पार्टूट रखे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, उस पर आप क्या देखते हो कि जम जाता है धूलकण। अगर ये नहीं होता तो पूरा का पूरा जो है एक्सटर्नल और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर तक पूरा धूलकण भर गया होता, क्योंकि हवा तो जाते रहता है अंदर। तो ये क्या करता है, हवा जो अंदर जाता है साउंड के साथ या साउंड को लेके जाता है, उसमें जो धूल कण होते हैं उसको अपने में चिपका लेता है, अपने में रोक लेता है, इसलिए हवा जो है ना फिल्टर हो जाता है। तो हमारा अंदर का जो आपका ईयर ड्रम है वो एकदम ठीक रहता है, बढ़िया रह जाता है। तो आप इसको इतना कर लो, अच्छा रहेगा। ये तो था एक्सटर्नल ईयर में। किन्हीं को अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बात करते हैं हम एक्सटर्नल ईयर के बाद अब मिडिल ईयर का। सेकेंड बात करते हैं मिडिल ईयर का। मिडिल ईयर के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताए थे, शुरुआत में ही आइडिया दिए थे कि मिडिल ईयर जो होता है वो अंदर का पार्ट है, मतलब मिडिल पार्ट है किसका? ईयर का। ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा लिखते चले कि मिडिल पार्ट किसका भाई? ऑफ ईयर। कान का बीच का हिस्सा है, मध्य हिस्सा है। सेकेंड पार्ट जो होता है, क्योंकि इसमें टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम के बाद होता है ये, इसको लोग टिम्पैनिक कैविटी भी बोल देते हैं, मतलब टिम्पैनम का कैविटी। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी। इसको टिम्पैनम का कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके शुरुआत पर ही एक लेयर पाया जाता है जिसको हम ईयर ड्रम या टिम्पैनम कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें क्या क्या होता है और ये होता कैसा है, हमेशा याद रखिएगा कि अंदर से खोखला होता है, मतलब एयर फील्ड कैविटी होता है। एयर फील्ड कैविटी, एयर फील्ड कैविटी होता है। और इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कोई लिक्विड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और ना कोई जो है ना अंदर से कनेक्टिव फाइबर भरा होता है, या कह सकते हो कि ना एकदम मतलब अंदर से इम्पटी जैसा होता है, खाली जैसा होता है, इसमें हवा भरा होता है। लेकिन हाँ, कुछ इसमें स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? तो अगला पॉइंट इससे नेक्स्ट पॉइंट कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें निम्नलिखित स्ट्रक्चर होते हैं। अगर पहला का बात करें इसमें, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो आपको बताए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसी को हम अभी पढ़े थे, पीछे लेबलिंग किए थे टिम्पैनम, शायद आपको याद होगा। इसी को हम टिम्पैनम लिखे थे। और शायद और याद होगा, इसी को हम लोग ईयर ड्रम भी बोल रहे थे, ये इसका ही नाम है। तो मिडिल ईयर जो होता है, मिडिल ईयर में सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे मिडिल ईयर का शुरुआत होता है, वो है किसका? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, या टिम्पैनम का, या ईयर ड्रम का। ठीक है। इसमें जो है ये होता कैसा है, तो आपको हम बताए थे कि पतला होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है,
मेम्ब्रेनस होता है, स्ट्रेच रहता है। जैसे ढोलक पे आप देखे होंगे, ढोलक अगर आप लोग जानते हो तो ढोलक में एक दोनों साइड में या तबला का एक साइड में स्टील का एक चमड़ा का एक बना हुआ लेयर होता है जिसको खींच के रखा जाता है ना, या तो स्क्रू से या फिर रस्सियों से उसको बांध के खींचा जाता है। इसी तरह से यहाँ जो टिम्पैनम होता है हम लोग का, वो क्या होता है, थीन होता है, स्ट्रेच्ड होता है। स्ट्रेच का मतलब खींचा हुआ होता है, और सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, थीन स्ट्रेच्ड सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो अगर कोई अब आपसे पूछेगा कि टिम्पैनम क्या है, तो आराम से बता देना कि टिम्पैनम एक पतला खिंचा हुआ सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है। अब पाया कहाँ जाता है भाई, तो लाइंग एट द जंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर, ऐसे लिख देते हैं इसी में, लाइंग एट द जंक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर, बाहरी कान और मध्य कान जिसको बोलते हैं, उसके बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, अब आपके मन में आता होगा कि आखिर ये होता कितना है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसका डायमीटर, गोला गोलाई बोल रहे हैं, गोला में बोल रहे हैं, तो इसकी क्या होगी, गोलाई होगी। तो मोटाई और गोलाई इसकी कितनी है, देखो इसका अगर डायमीटर का बात करें हम, तो डायमीटर करीब करीब जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मोटाई का बात करें, मतलब थिकनेस का बात करें, तो ये जो है ना 0.1 मिलीमीटर करीब करीब इसका थिकनेस होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डायमीटर का बात, डायमीटर कितना बताया भाई, 1 सेंटीमीटर। और अगर थिकनेस का बात करो, ऐसे तीसरा होता है, आपको तो नजर आता है लिखने पर, नजर आ जाता है। थिकनेस जो है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। ये इसका मोटाई का बात है, थिकनेस का बात है। और इसके डायमीटर का बात है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब इसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है, बना किसका होता है। ये जो है ना फाइबर का बना होता है, आ, तो लिख लेते हैं इसको भी, कंसिस्ट ऑफ, ऐसे दिक्कत होता है ना इधर आने में, तो इधर आने में तो दिक्कत होता है, क्या तो इधर हो जाना चाहिए, तो इधर हो जाना चाहिए ना। ठीक है, हाँ, कंसिस्ट ऑफ कॉलेजन, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना, कॉलेजन फाइबर एक तरह का कनेक्टिव फाइबर है, कॉलेजन फाइबर उसका ये बना होता है। कॉलेजन फाइबर एंड remains covered with, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे उसके बाद यहाँ पर पीछे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप लोग एनिमल टिश्यू जानते हो, एनिमल टिश्यू पढ़ना है, अगर एनिमल टिश्यू के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते हो, नहीं जानते तो हम पढ़ाएंगे उसको या हम लोग देखेंगे। एनिमल टिश्यू में आप पढ़े होंगे इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू को 3 भाग में बांटते थे, ऐसे तो 2 भाग में पहले बांटते हैं, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम जो था उसको भी हम लोग कई भाग में बांटे थे। कंपाउंड को स्पेसिफाइड इपिथेलियम भी बोलते थे,
तो आप थोड़ा बहुत फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए, अगर आप नहीं जानते तो उसको याद हो जाएगा आपको या दिमाग में आ जाएगा। नाइन्थ में भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ना था, तो 11th में तो खैर है ही, तो हम 9th से ही आपको पढ़ना है, कि पहले भी लगता है शायद पढ़ना होगा। तो आप अगर थोड़ा सा इसको रिगेन कर लो, हम आपको क्या बता रहे हैं, ये किस्सा होता है कवर, उसको बताने के लिए हमको थोड़ा सा इपिथेलियम पर जाना होगा। क्योंकि इपिथेलियम क्या है, एनिमल टिश्यू है जो कवरिंग करता है या लाइनिंग करता है। इपिथेलियम को दो भाग में बांटते थे, अगर उसके सेल्स एक लेयर में अरेंज हो तो उसको बोलते थे सिंपल इपिथेलियम, अगर सेल उसके एक से ज्यादा लेयर में अरेंज हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड इपिथेलियम। अब वो जो इपिथेलियम था उसको फिर तीन भाग में बांटते थे, सेल के साइज और आकार के आकृति के आधार पर। उसमें एक था सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम या कंपाउंड स्क्यूमस इपिथेलियम, दूसरा था कॉलुमनर इपिथेलियम, उसमें भी सिंपल कंपाउंड करते करेंगे, और जो लास्ट था वो था कॉलुमनर हो गया सेकेंड, और थर्ड था आपका क्यूबॉइडल, या सेकेंड करो, किसी को भी सेकेंड थर्ड कर सकते हो। तो स्क्यूमस इपिथेलियम, कॉलुमनर इपिथेलियम और क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ये तीन तो आप लोग कम से कम इपिथेलियम में कर ही सकते हो। तो यहाँ पर हम जो है ना इसको बोल रहे हैं, ये जो होता है किससे होता है, देखो, इट रिमेन्स कवर्ड विथ स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड स्क्यूमस, मुझे पता है बाबू, स्क्यूमस इपिथेलियम। कहाँ से भाई, बाहर से, ऊपर से जो है ना इससे ढका होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं इपिथेलियम ऑन आउटर सरफेस। लेकिन अंदर से बात करें, आउटर सरफेस से मतलब इधर से, बाहर से, अगर हम बाहर से घुसेंगे तो वो जो सतह उसका पहला आएगा वो कौन सतह होगा, आउटर सतह होगा। और उसके बाद अंदर जब जाएंगे हम, तो अंदर जब जाएंगे तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का, वो इनर सरफेस पर होता है। एंड फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन of ciliated epithelium which consists of collagen fibers and remains covered with a stratified squamous epithelium on outer surface, and from mucous membrane of ciliated epithelium from on inner surface। अंदर के सरफेस पे अगर जाओगे तो एक किससे घिरा होता है, किससे ढका होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का। अब हमको थोड़ा सा इसलिए लिखने में दिक्कत लग रहा है कि आप लोगों में से अधिकांश बच्चे जो हैं क्या जाने पढ़े कि नहीं पढ़े, चूंकि हम लोग शुरुआत किए हैं, तो सिलिएटेड एपिथेलियम किसको कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन फिलहाल समझ लो वैसा मेम्ब्रेन जिससे म्यूकस निकलता है, म्यूकस समझ लो अभी फिलहाल खखार नेटा वगैरह जो निकलता है ना आपका, वो आपका चपचपा पदार्थ जो निकलता है उसको म्यूकस कहते हैं। तो वो जिस मेम्ब्रेन से निकलेगा उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिया के बारे में पढ़ना था, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ढेर सारा छोटा छोटा सेल के सरफेस पर, उसी को सिलिया कहते हैं। तो फिर से हम बोल रहे हैं, ये बना किसका होता है, कोलेजन फाइबर्स का होता है, और कवर होता है किसके थ्रू, तो बाहर से, देखो ये ऐसे है सतह है मान लेते हैं, तो ये जो बाहरी सतह है, 10 गए हैं एक्सटर्नल और डिमीटर से, तो ये जो बाहरी सतह है वो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियम बताए थे, एक से ज्यादा लेयर हो अगर सेल का तो उसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियम से घिरा होता है, बाहर से ढका होता है, और अंदर का जो लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का, उससे ढका होता है।
ये आपको हम बता रहे थे इसके बारे में। अब इसमें अभी आपको फिगर बना ऐसे दिखा रहे थे हाथ में, क्या फिगर देख रहे हो आप कि बाहर का जो सतह है थोड़ा उभरा हुआ है, अंदर का सतह जो है ना वो क्या है, गड्ढा है। तो ऐसे होता है, थोड़ा सा बीच में उभरा हुआ जैसा होता है, और पीछे में ऐसे ढका हुआ जैसा, थोड़ा सा माने गहरा जैसा। ठीक है, अर्थात कह सकते हो अगर फिजिक्स के भाषा में बोले तो जो आउटर सरफेस होता है वो कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स, उभरा हुआ सतह को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। और जो ढसा हुआ सतह है उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। तो इनर जो होता है सतह इसका सरफेस वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, जबकि आउटर सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। इस बात को लिख देते हैं, है कॉन्वेक्स सरफेस towards outside while concave towards inner side। अंदर का जो साइड है उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब ध्यान रखना है, ढका हुआ जैसा। ठीक है, तो ये आपको बता दिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बाकी हम अगला दिन देखेंगे, समय हो गया कुछ। ठीक है, एक घंटा काफी है, धीरे धीरे हम समय बढ़ाएंगे आप लोगों का। अभी फिलहाल जो है ना इतना देख लो, तो ये आपको मिडिल ईयर तक हम कर दिए। कल का जो क्लास होगा मिडिल ईयर पर हम आगे बढ़ेंगे कि मिडिल ईयर में कौन सा पार्ट अब दूसरा है। पहला तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था जिसके बारे में हम आपको क्लियर कर दिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन है जो बना होता है कोलेजन फाइबर का। उसका जो आउटर सरफेस होता है वो आपका कॉन्वेक्स होता है, इनर सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्केव होता है। आउटर सरफेस जो है ना स्क्यूमस एपिथेलियम से ढका होता है, जबकि इनर जो सरफेस होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका होता है। इसकी जो आपकी डायमीटर होती है वो 1 सेंटीमीटर होता है, जबकि थिकनेस कितना होता है, मोटाई कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर होता है। और ध्यान रखना है ये कुछ हद तक वो जो ढोलक पर वो जो आपका स्किन लगा होता है, स्किन का जो एक लेयर लगा होता है, उसी तरह से ये भी खींचा हुआ जैसा होता है, स्ट्रेच्ड होता है, जिस तरह से वहां पर स्किन था। और ये बना होता है कोलेजन फाइबर का। ठीक है, किसी को कुछ